अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल है अक्सर एकेडमी पर। और हमने जो लेक्चर देखा था इससे पहले, इस लेक्चर से पहले हमने देखा था कि किस तरह से जो डीएनए होता है, जो लॉन्ग डीएनए होता है, उस डीएनए की क्या की जाती है, पैकेजिंग की जाती है। तो हम उसी हेलिक्स की पैकेजिंग की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा था कि जो डीएनए की लेंथ होती है, और हमने कहा था कि डीएनए के दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 0.34 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। और यही इसी को हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई करके कल हमने बताया था कि किस तरह से हम डीएनए की लेंथ को मालूम करेंगे। उसके बाद फिर हमने बताया था कि जो प्रोकैरियोट है उसमें डीएनए कैसा रखा गया है। अब हम बात कर रहे हैं कि यूकैरियोटिक सेल में डीएनए कैसा रखा गया है। तो हम ये कह रहे हैं कि इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल जो डीएनए की पैकेजिंग का जो अमल होता है वो बहुत ज्यादा पेचीदा होता है, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है ना। तब हम इस चीज की बात कर रहे हैं कि डीएनए की पैकेजिंग कैसी होती है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर में दो चीजें हैं। एक है आपके पास डीएनए और दूसरा जो है वो है हिस्टोन। तो ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। ये कौन है, स्टोन प्रोटीन। और ये जो आपको दिख रहा है ये कौन है, डीएनए। ये कौन है, डीएनए ना। बात को समझते हैं कि यूकैरियोट में ये जो तंजीम है, यानी ये जो पैकेजिंग का प्रोसेस है, ये बहुत ज्यादा क्या होता है, पेचीदा होता है। जो मुस्बत चार्ज वाले बेसिक प्रोटीन्स होते हैं उनको कहा जाता है हिस्टोन्स। क्या कहा जाता है उनको, हिस्टोन्स कहा जाता है। ये जो हिस्टोन होता है, इस प्रोटीन के ऊपर क्या होता है, चार्ज का इन्हिसार इसके चार्ज वाली शाखी जंजीर वाले अमीनो एसिड की कसरत पर होता है। यहाँ पर ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, ये हिस्टोन प्रोटीन के पास जो चार्ज है वो कौन सा है, पॉजिटिव है। यानी इसके पास जो चार्ज है वो कौन सा है, मुस्बत। ये मुस्बत चार्ज किस पे डिपेंड है, ये मुस्बत चार्ज डिपेंड है अमीनो एसिड। किसके ऊपर डिपेंड है, अमीनो एसिड। अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड है तो इसका मतलब इसके पास पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होगा। तो स्टोन में ऐसे कौन से अमीनो एसिड है, तो स्टोन के पास होते हैं बेसिक चार्ज वाले यानी पॉजिटिव चार्ज वाले अमीनो एसिड। एक होता है, इसको कहा जाता है लाइसीन। क्या नाम है उस अमीनो एसिड का, लाइसीन। और दूसरा अमीनो एसिड है उसका नाम है आर्जिनिन। एक है लाइसीन और दूसरा नाम क्या है, आर्जिनिन। ये दो अमीनो एसिड है जो इस हिस्टोन प्रोटीन के अंदर है, जिसकी वजह से इसके पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। इसके पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन है इसके पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। और ये लाइसीन और आर्जिनिन की वजह से है। दूसरा, इन दोनों अमीनो एसिड के हिस्सों में क्या होता है, मुस्बत चार्ज वाली जंजीरें आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हिस्टोन वाले जितने भी साल में हैं वो जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो वो क्या बना देते हैं, ऑक्टामर। क्या बना देते हैं, ऑक्टामर। यानी ये जो गोल प्रोटीन आपको दिख रहा है, तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन के अंदर इस तरह से 4 सब यूनिट्स है। यहां पर ये जो सब यूनिट है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है। इस तरह से टोटल कितनी हो गई, 8। और इस 8 को हम बोलते हैं ऑक्टामर। क्या बोलते हैं इसको हम, ऑक्टामर। जैसा हमने कहा कि जो शुगर है वो कैसी है, शुगर पेंटामर है। पेंटामर का मतलब क्या था, पेंटामर का मतलब था 5 कार्बन से बनी हुई। वैसे ही ऑक्टामर है, मतलब इसके अंदर कितनी सब यूनिट है, 8 सब यूनिट होती है। तो जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, उस हिस्टोन प्रोटीन को क्या कहते हैं, ऑक्टामर, क्योंकि उसके पास टोटल सब यूनिट कितनी होती है, 8 सब यूनिट्स होती है। ठीक है ना। मनफी चार्ज वाले डीएनए, मनफी चार्ज वाला डीएनए, जो डीएनए है हमारा, इस डीएनए के पास कौन सा चार्ज होता है, इसके पास होता है नेगेटिव। और जो हिस्टोन है उसके पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज क्यों है, इसलिए है क्योंकि इसके पास क्या होता है, इसके पास होता है फॉस्फेट ग्रुप। क्या होता है इसके पास, फॉस्फेट ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है, बहुत अहम है ये कि डीएनए के पास कौन सा चार्ज होता है, डीएनए के पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। क्यों होता है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, इसलिए इसके पास क्या होता है, चार्ज नेगेटिव। नाउ अब
जब डीएनए के पास निगेटिव चार्ज है और मुस्बत चार्ज वाला हिस्टोन ऑक्टामर है, तो क्या होगा, वो डीएनए इस हिस्टोन के चारों तरफ क्या हो जाएगा, लिपट जाएगा। लिपट कर एक स्पेसिफिक शाफ्ट तश्कील देगा, एक स्पेसिफिक शाफ्ट बनाएगा। उस शाफ्ट को कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। क्या बोला जाता है इसको, न्यूक्लियोसोम। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें ये डीएनए है और ये पूरा कौन है, हिस्टोन प्रोटीन। तो ये हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड में क्या है, डीएनए लिपटा गया है, इसको कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। क्या बोला जाता है इसको, न्यूक्लियोसोम। तो याद रखिए कि ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें हिस्टोन के अराउंड में डीएनए लपटा हुआ है, उसको कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। एक तमसीली न्यूक्लियोसोम की अगर बात करेंगे, मिसाल के तौर पर अगर इस न्यूक्लियोसोम को अगर ले, तो इसके अराउंड में कितना डीएनए है, तो इस न्यूक्लियोसोम में डीएनए के हेलिक्स के 200 बेस पेयर कितने हैं, 200 बेस पेयर। यानी आप अगर इसको हिस्टोन प्रोटीन कंसीडर कर रहे हैं, तो इस हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड में इस तरह से डीएनए होगा। तो ये डीएनए की लेंथ कितनी है, ये 200 बेस पेयर है। टोटल कितनी लेंथ है उसकी, 200 बेस पेयर। तो बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि जब डीएनए की पैकेजिंग होती है, तो डीएनए की पैकेजिंग में कौन होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है। इस हिस्टोन प्रोटीन के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, मुस्बत चार्ज है। वो किसकी वजह से, लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो एसिड की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पर डीएनए हिस्टोन के ऊपर रैप होता है, क्योंकि डीएनए के पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इस तरह से यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स। और इस तमसीली न्यूक्लियोसोम के अंदर टोटल कितने बेस पेयर का डीएनए होता है, 200 बेस पेयर का क्या होता है, डीएनए होता है। कितना होता है, 200 बेस पेयर का यह क्या होता है, डीएनए होता है। नाउ हमने जब एक शाफ्ट की बात की, तो उस तमसीली शाफ्ट के अंदर हमने क्या कहा, उस तमसीली शाफ्ट में हमने ये कहा कि जब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स आएंगे, मींस अब यहां पर हमने क्या कहा, हमने कहा कि एक डीएनए है, एक हिस्टोन प्रोटीन है, फिर यहाँ पर दूसरा हिस्टोन प्रोटीन होगा, तीसरा हिस्टोन प्रोटीन होगा, और इन हिस्टोन प्रोटीन के कौन होगा, यहाँ इस तरह से डीएनए होगा, फिर यहाँ इस तरह से डीएनए होगा, फिर यहाँ इस तरह से डीएनए होगा। तो एक न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स, ये तीसरा न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स। इस तरह से मरकज में कई सारे न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स आएंगे, एक दूसरे के साथ अरेंज होंगे और वो क्या बना देंगे, क्रोमैटिन। क्या बना देंगे वो, क्रोमैटिन। मतलब पहले डीएनए और उसके साथ कौन है, हिस्टोन। जब आप डीएनए को हिस्टोन पे रैप करेंगे तो ऐसे कई सारे कॉम्प्लेक्स बनेंगे। इन सब को जब आप मिलाएंगे तो उससे क्या बनेगा, आपके पास क्रोमैटिन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा ना। आमतौर पे जब भी हम क्रोमोसोम बताते हैं तो वो इस तरह से बताते हैं। अब हम जब इस क्रोमोसोम को ओपन करते हैं तो हमको इस तरह के स्ट्रक्चर दिखेंगे और उसके अंदर इस तरह के कई सारे क्या देखने को मिलेंगे, हिस्टोन प्रोटीन यानी न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स हमको दिखेंगे। और फिर उसके ऊपर कौन लपटा हुआ दिख रहा है, डीएनए। तो ये डीएनए है, इसको आपने हिस्टोन के ऊपर लपटा, ऐसे कई सारे हिस्टोन प्रोटीन एक दूसरे के साथ मिलके तो उससे क्या बन रहा है, क्रोमैटिन फाइबर। और ये क्रोमैटिन फाइबर जब एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो आगे चल के वो क्या बना देंगे, क्रोमोसोम बना देते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि इस तरह की कई साख्तें मिलती है और वो क्या बना देती है, क्रोमैटिन। फिर जो न्यूक्लियोसोम्स है, ये न्यूक्लियोसोम्स इकाई है, उनके कई सारे नंबर आने के बाद आपस में लिपिडने से वो बनाता है। मरकज में क्या होता है, रंगीन धागे नुमा क्या हो जाते हैं, जिस्म की तरह नजर आता है। और क्रोमैटिन में न्यूक्लियोसोम्स को जब इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन के जरिए देखते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है, ये दानेदार स्ट्रक्चर या दानेदार क्या दिखाई देती है, हमको साफ दिखाई देती है। बात समझ में आ रही है, हाँ बहुत अच्छा, ठीक। तो ये बात हमारी कहां पर होती है, मेटाफेज, इंटरफेज में नहीं। ये बात कहां पर हो रही है हमारी, मेटाफेज में। किस तरह से दिखाई देता है, तो मेटाफेज में हमको इस तरह से क्रोमोसोम दिखाई देता है। तो ये जो क्रोमोसोम की पैकेजिंग है, ये क्रोमोसोम की पैकेजिंग की वजह से क्या होगा, हिस्टोन के ऊपर डीएनए आएगा और कई सारे न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स मिलकर क्या बनाएंगे, क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन मिलकर क्या बना देंगे, क्रोमोसोम। ठीक है ना। क्रोमैटिन में क्या होता है, मोती जैसी साख पैक होकर क्या बनाती है, क्रोमैटिन फाइबर। ये बना दिया उन्होंने क्रोमैटिन फाइबर, जो घुमाव लकीर खलवी तकसीम के मेटाफेज मरहले में कसीफ होकर क्या बना देती है, क्रोमोसोम। फिर इनके अंदर बहुत ज्यादा टर्न होने के बाद वो क्या करते हैं, खलवी तकसीम के दौरान, सेल डिवीजन के दौरान कौन सा फेज आता है, मेटाफेज।
कौन सा फेज आता है? मेटाफेज। उसमें क्या बना देते हैं वो क्रोमोसोम। क्रोमैटिन के पैकेजिंग आला दर्जे पर करने के लिए कुछ और प्रोटीन्स की भी क्या करती है? जरूरत पड़ती है, और उनको कहा जाता है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। क्या बोला जाता है इनको? नॉन हिस्टोन प्रोटीन। याद रखिए कि वहां पर क्या रखते हैं? नॉन हिस्टोन प्रोटीन। एक तो होते हैं हिस्टोन प्रोटीन, और साथ ही साथ उसको और मजबूती से बाइंड करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन, NHS। ठीक है, तो एक है हिस्टोन प्रोटीन, कौन है? एक है हिस्टोन प्रोटीन, दूसरा है एन यदि नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो इस तरह से आपने याद रखना है ना। क्रोमोसोम्स में कुछ हिस्से हल्के पैक होते हैं, उनको कहा जाता है यूक्रोमैटिन। अब ये एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो क्रोमोसोम है, फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा? दो हिस्से होंगे। एक हिस्सा वो रहेगा जो हल्का सा ढीला सा पैक रहेगा, उसको कहा जाएगा यूक्रोमैटिन। उसको क्या कहा जाएगा? यूक्रोमैटिन। ठीक है, जो कैसा रहेगा? हल्की पैकिंग होगी, उसकी हल्की पैकिंग होगी, हल्का सा वो बाइंड होगा। और क्रोमैटिन का वो हिस्सा जो कैसा होगा? घना होगा और गहरे रंग का होगा, या वो बहुत ज्यादा कलर को कबूल करेगा, उसको कहा जाएगा हेटेरोक्रोमैटिन। उसको क्या कहा जाएगा? हेटेरोक्रोमैटिन। तो दो तरह के क्या होते हैं क्रोमोसोम के अंदर स्ट्रक्चर होते हैं, एक का नाम होता है यूक्रोमैटिन और दूसरे का नाम क्या है? हेटेरोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन का मतलब होता है जो कैसा होता है? हल्का, और जो हेटेरोक्रोमैटिन होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है? घना होता है। दूसरे अल्फाज में याद रखिए कि ये लाइट कलर होता है। कैसा होता है? लाइट कलर। और ये जो होता है ये कैसा होता है? डार्क कलर। तो लाइट कलर और डार्क कलर, जो डार्क कलर है उनको बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन, जो लाइट कलर है उसको कहते हैं यूक्रोमैटिन। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि ये जो हल्का कलर वाला है ये यूक्रोमैटिन है, ये जो साइट है ये ट्रांसक्रिप्शन के लिहाज से क्या होता है? फाल क्रोमैटिन है। ये क्या है? यहां पर क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है, या ट्रांसक्रिप्शन के अकॉर्डिंग ये जो साइट है ये कैसी होती है? एक्टिव। और अगर हेटेरोक्रोमैटिन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन के हिसाब से ये जो साइट है ये क्या होती है? इनएक्टिव। इनएक्टिव होती है ये साइट। तो याद रखिए कि जब हम ये कहते हैं कि हमारे बॉडी में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि क्रोमोसोम का वो पोर्शन जो लूजली बाइंड है, जो लूजली बाइंड है, अगर आप उसको कलर करेंगे तो बहुत ज्यादा कलरफुल आपको नहीं दिखाई देगा। वो जो रीजन है वो रीजन रहेगा यूक्रोमैटिन, और ट्रांसक्रिप्शनली वो क्या रहेगा? एक्टिव रहेगा। ये अपने आपकी नोटबुक में बहुत अच्छे से उसको अंडरलाइन करके रखना है और उसको याद रखना है आपने। ठीक है, कि मरकज में एक सांप होती है। ठीक ना। तीसरा कि अब हम बात करें जीनी मादे की तलाश कि सवाल ये आया कि ठीक है चलिए डीएनए होता है, जैसा मेंडल ने बताया कि डीएनए रहता है, फिर उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए उन्होंने बताया कि हाँ सही बात है, कुछ मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है। तो ये बातें समझ में आ गई, लेकिन सवाल ये था कि अगर ये कुछ मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं तो इसका मतलब वो जेनेटिक मटेरियल है, और जेनेटिक मटेरियल का नेचर क्या होगा, या जेनेटिक मटेरियल है कौन? क्या वो जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, तो क्या वो जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है? क्या वो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड है? क्या वो जेनेटिक मटेरियल कार्बोहाइड्रेट है? कौन है वो जेनेटिक मटेरियल? कौन है जो इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन में दूसरी जनरेशन में लेके जा रहा है? ठीक है, तो यहां पर हालांकि मुशीर के जरिए न्यूक्लियर यानी मिक्सचर, कौन था ये? मिक्सचर साइंटिस्ट है जिनका नाम है मिक्सचर। वो जो साइंटिस्ट थे मिक्सचर, उनके जरिए न्यूक्लियस, उनके जरिए क्या हुआ था, जो
न्यूक्लियस था उसका इंकशाफ हुआ था, यानी न्यूक्लियन, न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो डीएनए है उसका इंकशाफ हुआ था, और मेंडल के जरिए तजवीज किए गए उसूल तौरीस एक साथ वजूद में आए। लेकिन ये कि डीएनए ही जीनी मादा है, ये मालूम करने और साबित करने में क्या हो गया, काफी वक्त लग गया। क्या हुआ यहाँ पर, अगर आप बात करेंगे तो 62 में तक जेनेटिक जो विरासत था उसका मैकेनिज्म का तयन सालमाती सतह तक पहुंच चुका था। ग्रेजर, मेंडल, विल्टर, स्टर्न, थॉमस, हंट, मॉर्गन, ये सारे नाम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और दीगर साइंसदानों ने इस तलाश को क्रोमोसोम्स तक महदूद कर दिया, जो अक्सर खलियों के मरकजे में क्या होते थे, पाए जाते थे। लेकिन इस सवाल का जवाब कि कौन सा सालमा दरअसल जीनी मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल है, अभी तक नहीं मिल पाया था। तो लोग अभी भी सोचते थे कि क्या वो प्रोटीन है, क्या वो न्यूक्लिक एसिड है, क्या वो कार्बोहाइड्रेट है। इस सवाल का जवाब ढूंढने में बहुत सारे लोग क्या थे, परेशान थे। इस दौरान में यहाँ पर सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हुआ, और ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से है, जिसको कहा जाता है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। क्या कहा जाता है इसको, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि जेनेटिक मटेरियल कौन है। ये बताने के लिए सबसे पहले साइंटिस्ट जो आए उन्होंने दिया एक प्रिंसिपल, उसको कहा जाता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और इसी को कहा जाता है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। क्या कहा जाता है इसको, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से सवालात अक्सर पूछे गए हैं ना। हुआ क्या कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, क्या नाम है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है, ये बैक्टीरिया लिया जो कि निमोनिया की क्या करता था, बीमारी पैदा करता था। इस पर तजुर्बे किए। तो 1928 में, ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ईयर है, आपने याद रखना है कि कहां पर है, 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने बैक्टीरिया में क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन का मौजज़ाती मुशाहिदा किया। ट्रांसफॉर्मेशन, आमतौर पे हम ट्रांसफॉर्मेशन आजकल हमारी लैंग्वेज में, हमारी जबान में भी बोलते हैं कि यार इसके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखने को नहीं मिल रहा है, इसमें कोई तब्दीली देखने को नहीं मिल रही है, जैसा स्कूल में जाता है वैसा ही रहता है, इसको इतना समझा रहे हैं, कुरान पढ़ता है, करता है, लेकिन उसकी शख्सियत में कोई ट्रांसफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन जो लफ्ज यूज करते हैं वो तब्दीली के लिए करते हैं, चेंज के लिए करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन का क्या किया, प्रिंसिपल दिया। और इन तजुर्बे के दौरान क्या हुआ, एक जिंदे हुजूय, यानी उजुय जिसको क्या कहा जाता है, बैक्टीरिया, ये हुजूय हो गया, जिंदा जानदार, जिंदा उजुय होना चाहिए था। उन्होंने क्या देखा, उसमें तबई तब्दीली देखा। तबई तब्दीली मतलब फिजिकल चेंज उन्होंने देखा। उन्होंने क्या किया, जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया को कल्चर प्लेट पर नमू किया गया, तो कुछ ने चमकीली छोटी हमवार कॉलोनीज बनाई। उन्होंने क्या बनाए, कॉलोनीज बनाई, और वो जो कॉलोनी थी उसको वहां पर कहा गया एस स्ट्रेन। क्या कहा गया उसको, एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन क्यों कहा गया, क्योंकि वो हमवार थी। हमवार थी मतलब वो क्या थी, स्मूथ थी। क्या थी वो, स्मूथ थी। दूसरा, जबकि दूसरी ने जो कॉलोनी बनाया वो गैर हमवार थी, जिसको कहा जाता है आर। आर मतलब रफ, आर का मतलब क्या हो गया, रफ। तो एक जो थी वो स्मूथ थी, दूसरी कैसी थी, रफ थी, तो इसलिए एक को बोला गया एस, एक को बोला गया आर। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो एस स्ट्रेन थी बैक्टीरिया में, उसने क्या सिक्रीट किया, उसने सिक्रीट किया पॉलीसैकेराइड। उसने बनाया, क्या बनाया उसने, पॉलीसैकेराइड। और वो पॉलीसैकेराइड का उसने अपने अतराफ में क्या बना दिया, गिलाफ बना दिया। जबकि जो आर स्ट्रेन थी उसने ये गिलाफ नहीं बनाया। फिर जो एस स्ट्रेन थी, वो जो एस स्ट्रेन थी वो मुहल्लिक थी। मुहल्लिक का मतलब क्या होता है, विरुलेंट। मोहल्लिक का मतलब क्या होता है, विरुलेंट। हम उसको उर्दू में क्या कहते हैं, मोहल्लिक। हम बोलते हैं ना बहुत मोहल्लिक बीमारी है, मोहल्लिक बीमारी है मतलब जानलेवा बीमारी है ना। इस तरह से अल्फाज हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो विरुलेंट का मतलब क्या होता है, मोहल्लिक। मोहल्लिक का मतलब क्या है, जानलेवा। तो क्या होता था, ये जो एस स्ट्रेन थी, इस स्ट्रेन से क्या होती थी, जानलेवा बीमारी। ठीक है, इसकी वजह से क्या होती थी, जानलेवा बीमारी, जिसको हम क्या कहते हैं, निमोनिया। जबकि आर स्ट्रेन जो था
यानी क्या हुआ, इन्फेक्ट किए गए तो निमोनिया की वजह से वो क्या हो गया, मर गए। लेकिन जो चूहे आर स्ट्रेन से इन्फेक्ट किए गए उनमें नमू या उनके अंदर निमोनिया नहीं पैदा हुआ। इसका मतलब ये जो आर स्ट्रेन थी इससे निमोनिया नहीं हुआ। निमोनिया नहीं होने का मतलब ये है कि वो क्या रह गए, जिंदा रह गए। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर उन्होंने ये देखा कि अगर आपने एस स्ट्रेन लिया, चूहे में अगर उसको इंजेक्ट किया तो चूहा मर जाता है। अगर आर स्ट्रेन लिया, चूहे में इंजेक्ट किया तो चूहा नहीं मरता है। तो क्वेश्चन ये आ रहा था कि यार ऐसा क्यों हुआ कि एक के पास बीमारी फैलती है और एक के जरिए बीमारी नहीं फैलती है। फिर उन्होंने सोचा कि यार कुछ और हटकर काम करते हैं, कुछ नया करते हैं, है ना, कुछ तूफानी करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ग्रिफिथ ने बैक्टीरिया को शदीद हरारत देके क्या कर दिया, मार दी। ग्रिफिथ ने क्या कर दिए, जो बैक्टीरिया थे उन बैक्टीरिया को क्या किया, शदीद हरारत मतलब उनको बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे रखा और हाई टेम्परेचर पे रख के उनको क्या कर दिया, उन्होंने जान दे दिया, मार दिया। फिर उसने क्या देखा कि जब हरारत से मरे हुए एस स्ट्रेन, देखिए बात चल रही है एस स्ट्रेन, और एस स्ट्रेन कैसा है, जानलेवा। अब ये जो एस स्ट्रेन है, इस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को चूहों में दाखिल किया गया तो वो नहीं मरे, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर एस स्ट्रेन होगा तो एस स्ट्रेन कैसा है, वीरुलेंट है, और अगर ये जिंदा होगा तो इसकी वजह से क्या होगी, बीमारी। लेकिन तो ये मरा हुआ है, इसका मतलब उसका वीरुलेंस पावर भी क्या हो गया, उसके साथ खत्म हो गया। ठीक, तो जो चूहों में उन्होंने दाखिल किया था वो नहीं मरे। फिर उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने गर्मी से मरे हुए एस, यानी जो टेम्परेचर से मरे हुए जो स्मूथ, यानी ये जो था इसकी बात कर रही है, और जिंदा आर, अब इन्होंने क्या किया, ये जो एस है, जो मरा हुआ है एस है, और जो जिंदा आर है यानी जो आर स्ट्रेन है, इन दोनों को क्या कर दिया उन्होंने, इन दोनों का क्या बना दिया, मिक्सचर बना दिया। इन दोनों को उन्होंने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। देखिए बात को समझिए, आर स्ट्रेन से कोई बीमारी नहीं होती, एस स्ट्रेन से बीमारी होती है और मर जाता है। लेकिन यहाँ जो एस स्ट्रेन है ऑलरेडी मरा हुआ है, यानी उससे बीमारी नहीं हो सकती, तो इससे भी बीमारी नहीं होगी, इससे भी बीमारी नहीं होगी। अब उन्होंने क्या किया, दोनों का मिक्सचर लिया और उस अमेज़न को चूहे में क्या कर दिया, दाखिल कर दिया। तो वो एकदम हैंग हो गए, वो शॉक हो गए। क्यों? क्योंकि चूहा क्या हो गया, मर गया। चूहा क्या हो गया, मर गया। और उनको ये बात समझ में नहीं आई, अरे यार मैंने तो ये जो डाला था ये तो मारता ही नहीं है, और ये तो वो था जिसको मैंने ऑलरेडी मार दिया था। तो दोनों के मिक्सचर से तो क्या होना चाहिए था, चूहा जिंदा रहना चाहिए था, लेकिन चूहा क्या हो गया, यहाँ पर मर गया। यही नहीं बल्कि उन्होंने मरे हुए चूहों में क्या किया, जिंदा एस बैक्टीरिया भी अलहदा किया। अब हद तो ये हो गई कि ये मिक्सचर जिस चूहे के अंदर उन्होंने डाला था उस चूहे का एनालिसिस किया, तो इस चूहे के अंदर उनको जो बैक्टीरिया मिले वो बैक्टीरिया कौन से टाइप के थे, वो बैक्टीरिया था एस स्ट्रेन। जबकि वहां डाला कौन सा था, आर स्ट्रेन, और मुर्दा कौन था, एस स्ट्रेन। लेकिन मिल क्या रहे हैं उनको, एस स्ट्रेन। तो वो हैंग हो गई कि यार ऐसा क्या हुआ। तो बात उनको ये समझ में आई, वो इस नतीजे पे पहुंचे कि जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया थे, गर्मी से मरे हुए एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के जरिए उनके अंदर क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, यानी उनके अंदर क्या हो गई, तब्दीली। यानी कुछ तो ऐसा मटेरियल था जो उस एस स्ट्रेन के पास था, वो एस स्ट्रेन के पास से किसके पास चला गया, आर स्ट्रेन के पास चला गया। जब वो आर स्ट्रेन के अंदर गया तो वो आर स्ट्रेन भी तब्दील होकर क्या बन गई, एस स्ट्रेन बन गई। तो गर्मी से मरे हुए बैक्टीरिया से कुछ ट्रांसफॉर्मिंग जूस यानी आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में क्या हो गए थे, मुंतकिल हो गए थे, जिससे आर स्ट्रेन जो हमवार पॉलीसेकेराइड गिलाफ बनाने के काबिल कर दिया था, और वो मोहल्लिक बैक्टीरिया में क्या हो गया, तब्दील हो गया। ऐसा सिर्फ इस मादे के मुंतकिल होने से ही हो सकता है। इसका मतलब है कि कुछ तो मादा है जो एस स्ट्रेन से कहां चला गया, आर स्ट्रेन में चला गया। इस तजुर्बे से जेनेटिक मटेरियल की बायोकीमियाई फितरत का क्या हुआ, अंदाजा नहीं किया जा सकता था। यानी अभी भी ये बता नहीं सकते थे कि यार वो कौन होगा, प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, या न्यूक्लिक एसिड होगा, या लिपिड होगा, वो अभी भी ये बात बता नहीं सकते थे। लेकिन एक बात समझ में आई कि कुछ तो मटेरियल है जो एस के पास था, आर के पास नहीं था, लेकिन एस के पास से आर के पास जब गया तो आर के अंदर क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन। वहीं से उन्होंने प्रिंसिपल दिया जिसको कहा जाता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या बोला जाता है इसको, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा जाता है। तो फिर यहां पर क्या आता है, ट्रांसफॉर्मिंग
प्रिंसिपल की बायोकेमिकल खुसूसियात का मालूम करना ना हो। अब ये हो गया कि क्वेश्चन तो ये था कि यार वो मटेरियल कौन है, तो अब कैसा मालूम करेंगे, तो उसके लिए कुछ और एक प्रिंसिपल हुआ, एक और एक्सपेरिमेंट हुआ कि वो जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है उसमें जो बायोकेमिकल था उसकी खुसूसियत को क्या करे, मालूम करे। तो अब क्या हुआ, ग्रिफिथ के बाद तीन और साइंटिस्ट आए, उनके नाम क्या है, उनका नाम है ओसवाल्ड ओवरी, कोलन मैकलॉइड और मैकलिन मैककार्टी। ये तीन साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किए 1933 से 1944 के बीच में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और उन्होंने क्या किया, उनके हिसाब से क्या था, वो जब सोचते थे तो पहले क्या सोचते थे, पहले वो ये सोचते थे कि जो जीनी मादा है वो एक प्रोटीन होगा। मतलब उन्होंने ये बात दिमाग में रखा कि हो सकता है कि वो मटेरियल कौन हो जो इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जाएगा। तो उनके हिसाब से ये था कि शायद वो कोई क्या है, प्रोटीन है। फिर इन लोगों ने क्या किया, ग्रिफिथ का जो तजुर्बा था जिसको उन्होंने क्या कहा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, उसकी बायोकेमिकल फितरत को उन्होंने क्या करने का, मालूम करने का क्या किया, उन्होंने तहिया किया, उन्होंने इरादा किया कि हम क्या करते हैं, ग्रिफिथ के ही एक्सपेरिमेंट को क्या करते हैं, ट्राई करते हैं और उससे हम मालूम करेंगे कि क्या हुआ होगा। तो उन्होंने ये मालूम करने के लिए इनमें ऐसा किया, क्या किया उन्होंने, जो जिंदा आर खलिये थे उसको एस खलियों में क्या कर दिया, पहले तब्दील कर दिया। और बायोकेमिकल्स, प्रोटीन बायोकेमिकल्स, कौन से बायोकेमिकल्स, बायोकेमिकल्स में एक है प्रोटीन, दूसरा है डीएनए, तीसरा है आरएनए। इन सबको उन्होंने क्या कर दिया, अलहदा कर दिया। जो जिंदा आर खलिये थे उनको पहले उन्होंने किस में तब्दील किया, एस खलियों में। और फिर क्या करे, उस एस खलिये के अंदर जितनी भी चीजें थी वो सब उन्होंने क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए। और मालूम किया कि एस बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म करने के जिम्मेदार कौन है, तो उनको ये मालूम पड़ा कि दरअसल वो कौन है, डीएनए। अब उन्होंने ये जो काम था, ये काम कैसा किया, इस काम को अंजाम देने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसा डिजाइन किया। तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट में जो सबसे जबरदस्त काम किया, बच्चों आप इस बात को सोचिए कि तजुर्बात कैसे किए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के साथ इस बात को समझे कि एज अ साइंटिस्ट, एज अ रिसर्चर, एज अ तहकीक करने वाला, किसी चीज को ढूंढ के निकालने वाला बंदा दिमाग कैसा लगाता है। तो ये जो प्रिंसिपल्स है इससे है ना, ये चीज बहुत अच्छे से सीखने को मिलती है कि आप कैसा वे फाइंड आउट करेंगे, आप नए नए रास्ते कैसा ढूंढ के निकालेंगे। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले ये मालूम किया कि प्रोटीन को हजम करने वाले खामरे उनको कहा जाता है प्रोटीनेस। उनको क्या कहा जाता है, प्रोटीनेस। और आरएनए को हजम करने वाले जो खामरे हैं यानी जो एंजाइम है वो कौन होते हैं, आरएनएस। कौन होते हैं, आरएनएस। तो इन्होंने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन पे इनका कोई असर नहीं होता है, लिहाजा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल प्रोटीन या आरएनए से नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया, डीएनए, उन्होंने दूसरा एंजाइम लिया जिसको उन्होंने क्या कहा, डीएनए, उसके साथ उन्होंने तामुल करवाया, वहां पर भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन का जिम्मेदार कौन है, डीएनए। ना मैं इस तजुर्बे को थोड़ा सा आसान करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहां पर क्या किया, उन्होंने लिया आरएनए, उन्होंने यहां पर लिया प्रोटीन और उन्होंने लिया यहां पर डीएनए, ठीक है। इस आरएनए के साथ उन्होंने यहां पर एंजाइम लिया आरएनएस, प्रोटीन के साथ एंजाइम लिया प्रोटीनेस और डीएनए के लिए यहां पर उन्होंने लिया डीएनएस, ठीक ना। आरएनएस आरएनए को तोड़ देगा प्रोटीनेस, प्रोटीन को तोड़ देगा डीएनएस, किसको तोड़ देगा, डीएनएस। इसका मतलब यहां पर कौन है, यहां पर है आरएनए, आरएनए के साथ यहां पर कौन है, प्रोटीन है, आरएनए के साथ यहां पर कौन है, डीएनए। फिर सेम यहां पर भी डीएनए है, यहां पर भी कौन है, आरएनए है। सेम यहां पर भी कौन है, आरएनए है, यहां पर भी कौन है, प्रोटीन। ये तीनों मटेरियल यहां पर है, लेकिन चूंकि आरएनए किसके ऊपर अटैक करता है, आरएनए के, प्रोटीन किसके ऊपर अटैक करता है, प्रोटीन के, और डीएनए किसके ऊपर अटैक करता है, डीएनए। अब उन्होंने क्या किया, इसको जो आर बैक्टीरिया था या जो आर स्ट्रेन थी उसके अंदर क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। फिर ये पूरे मिक्सचर को उन्होंने किस में डाल दिया, आर बैक्टीरिया को। फिर इसी तरह से तीसरे को भी क्या कर दिया उन्होंने, कहा डाल दिया, आर बैक्टीरिया के अंदर।
ना अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या देखा, एक्सपेरिमेंट देखने के बाद उनको मालूम पड़ा कि यार यहां पर क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पर क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन। इसको देखा तो इसमें भी क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन। और तीसरा जो एक्सपेरिमेंट था इसके अंदर उन्होंने देखा कि देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन, यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो अब कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला चूंकि 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 आरएनएस आरएनएस इंफॉर्मेशन को आगे नहीं लेके जाता। क्यों नहीं लेके जाता, क्योंकि ये आरएनए क्या करता है, आरएनए का क्या कर देता है, ब्रेक डाउन। तब भी यहां पर क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब ये हुआ कि आरएनए वो मटेरियल नहीं है जो इंफॉर्मेशन को आगे लेके जाता, क्योंकि आरएनए अगर नहीं है, आरएनए अगर यहाँ नहीं है तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरएनए तो हमने ब्रेक डाउन कर दिया। इसका मतलब वहां पर आरएनए मौजूद नहीं था तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब आरएनए के बजाय कोई और मटेरियल है। अब वो मटेरियल कौन बचे, दो, या तो डीएनए है या तो कौन है, प्रोटीन। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एंजाइम लिया प्रोटीनेस। इस प्रोटीनेस एंजाइम ने क्या किया होगा, प्रोटीन को तोड़ दिया होगा। प्रोटीन को तोड़ दिया तो कौन बचा, डीएनए और आरएनए। तो यहां पर तो डीएनए भी है आरएनए भी है। अब जब देखा तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन होने का मतलब ये है कि पहले एक्सपेरिमेंट में तो ये मालूम करा था कि आरएनए से भी क्या नहीं होता, आरएनए से भी, आरएनए के होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यहाँ भी हो गया। तीसरी केस में उन्होंने देखा कि यहाँ डीएनए है और डीएनए नहीं है, तो डीएनए की मौजूदगी और डीएनए की गैर मौजूदगी, तो डीएनए की गैर मौजूदगी की बुना पे क्या हो गया, देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब अगर डीएनए रहता तो ट्रांसफॉर्मेशन होता। इसका मतलब ये है कि डीएनए ही था जो यहां पर भी और यहां पर भी क्या कर रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था। और चूंकि इस एक्सपेरिमेंट में डीएनए नहीं था इसलिए यहां पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हुआ। इससे उन्होंने ये नतीजा निकाला कि डीएनए जीनी या तौरूसी मादा है। ठीक है, तो इससे उनको बात समझ में आई कि कौन है, डीएनए ही है जो क्या है, जीनी मादा है। वही क्या करता है, इंफॉर्मेशन को एक जगह से क्या करता है, दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या है, जिम्मेदार है। बात समझ में आई, एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ बच्चों, बहुत आसान एक्सपेरिमेंट है। जिन लोगों ने पहले नहीं भी पढ़ा होगा, अगर उन्होंने मेरी बात को अच्छे से सुना होगा तो उनको बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको मालूम है हर जगह कुछ लोग रहते जो हमेशा अपोजिशन करते हैं। आप कुछ भी कर लो वो बोलेंगे नहीं हमको नहीं चाहिए। तो वैसे ही इनके साथ भी हुआ कि उस वक्त के तमाम माहिर हयातियात इस नतीजे से क्या थे, मुत्तफिक नहीं थे। मतलब लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। तो उस वक्त के जो साइंसदान थे उन साइंसदानों इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि नहीं नहीं हम कैसे मान लेंगे कि ये ऐसा होता है, तो ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप मत मानो। फिर यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक और एक्सपेरिमेंट हुआ, और वो एक्सपेरिमेंट हुआ जिसको कहा जाता है तौरूसी मादा। तौरूसी मादा या जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए। तो अब बात कहां पर आ गई, अब बात आ गई इस पे कि अब हम प्रूव करके बताएंगे कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इसलिए यहां पर नया एक्सपेरिमेंट हुआ जिसको कहा जाता है तौरूसी मादा या तौरूसी जेनेटिक मटेरियल, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, डीएनए। तो अब यहां पर नया एक्सपेरिमेंट हुआ और उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कोशिश की कि डीएनए ही जेनेटिक मादा होता है, उसको उन्होंने क्या किया, प्रूव करने की कोशिश की ना। इस काम को करने के लिए कौन आगे आया, तो इस काम को करने के लिए जो साइंसदान आगे आए वो कौन है। यहां पर इस अमल का गैर मुबहम सबूत के डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, उसको अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस, दो साइंटिस्ट है, क्या नाम है, अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस। तो इसको आमतौर पे कहा जाता है हर्शे चेस एक्सपेरिमेंट। क्या बोला जाता है इसको, हर्शे चेस एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया, 1952 में तजुर्बा किया, और इस तजुर्बे के लिए उन्होंने किसको इस्तेमाल किया, उन्होंने वायरस, किसको इस्तेमाल किया, उन्होंने वायरस।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। वायरस पर काम किया जिसको उन्होंने बैक्टीरिया के साथ क्या करते थे, इन्फेक्ट करते हैं। और इन बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, इन वायरसेस को क्या कहा जाता है, इन वायरसेस को कहा जाता है बैक्टीरियोफाज। इन वायरस को क्या कहा जाता है, बैक्टीरियोफाजिस। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वायरस लिया, और वायरस कौन सा वायरस लिया, बैक्टीरियोफाजिस। ना बैक्टीरियोफाजिस क्या करता था, बैक्टीरियोफाजिस बैक्टीरिया पर चिपक जाता और उसका जेनेटिक मटेरियल वो क्या करता है, बैक्टीरिया में क्या करता है, दाखिल कर देता है। बैक्टीरिया हुलिया इसको अपना ही जेनेटिक मटेरियल समझकर इसकी बहुत सारी क्या कर देता है, नकलें तैयार कर देता है। हर्शे और जीन्स ने ये मालूम करने के लिए, हर्शे और चेज ने ये मालूम करने के लिए इन पर काम किया कि ये प्रोटीन है या डीएनए है जो दायरे से बैक्टीरिया में क्या होते हैं, दाखिल होते हैं ना। मैं एक और चीज आपको यहां समझा देता हूं कि ये बैक्टीरियोफाज है, ठीक है, ये बैक्टीरियोफाज है, इसका स्ट्रक्चर है। इस बैक्टीरियोफाज का ये जो पूरा हेड है, ये इसका हेड बोला जाता है इसको, ये जो हेड है ये बना हुआ है प्रोटीन का, इसका बना हुआ है प्रोटीन का, और इसके अंदर होता है डीएनए। इसके अंदर क्या होता है, डीएनए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दो ही चीजें हैं, यहाँ पर एक चीज है प्रोटीन और दूसरी चीज कौन है, डीएनए। और बहस भी किस पे चल रही थी, बहस भी इसी बात पे चल रही थी कि जो जेनेटिक मटेरियल है या तो वो प्रोटीन है या तो वो डीएनए है। तो इसका मतलब अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने इतनी स्टडी की है कि उन्होंने ये मालूम किया कि ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसमें सिर्फ दो ही चीजें होती है, प्रोटीन और डीएनए। तो ये बात उनको समझ में आई कि ऐसा कौन है, ऐसा कौन है, वायरस है। और कौन सा वायरस है, वो बैक्टीरियोफाज वायरस है जो किसको अफेक्ट करता है, बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है। अगर हम इसको लेंगे तो इससे ये बात समझ में आएगी कि अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो वो क्या करता है, हमेशा जब भी वो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है तो बैक्टीरिया में अपना क्या ऐड कर देता है, डीएनए। उसके बैक्टीरिया के अंदर वो क्या कर देता है, डीएनए ऐड कर देता है। और वो वायरस का जो डीएनए है वो बैक्टीरिया के डीएनए में जाकर उसकी क्या बन जाती है, बहुत सारी नकलें बन जाती है। मतलब वहां पर क्या हो जाता है, रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो जाता है। तो ये बात उनको मालूम थी। अब उन्होंने और क्या किया, उन्होंने एक और एक्स्ट्रा काम किया। वो एक्स्ट्रा काम क्या किया उन्होंने, उन्होंने एक बहुत अच्छा दिमाग लगाया। उन्होंने कुछ वायरस ऐसे मीडियम में नमू किए जिसमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस, जिसमें क्या था, रेडियो एक्टिव फास्फोरस, और कुछ वायरस को ऐसे मीडियम में ग्रो किया जिसके अंदर रेडियो एक्टिव क्या थी, सल्फर। कुछ के अंदर क्या थी, रेडियो एक्टिव फास्फोरस, और कुछ के अंदर क्या थी, रेडियो एक्टिव सल्फर। अब ये जो रेडियो एक्टिव सल्फर है और जो रेडियो एक्टिव फॉस्फेट है, तो हमको मालूम है फॉस्फेट कहां जाके ऐड होता है, डीएनए में, और सल्फर कहां जाके ऐड होती है, प्रोटीन में। और चूंकि ये कैसा है, रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव का मतलब ये है कि वो क्या करेगा, जहां पर भी जाएगा वहां से क्या करेगा, लाइट इमिट करेगा, रेडिएशन शो करेगा। ठीक है, तो ये बात उन्होंने बहुत अच्छी करी कि उनको ये मालूम करना था कि बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर, बैक्टीरिया के जिस्म के अंदर कौन जाता है, प्रोटीन जाता है या डीएनए जाता है। तो ये कैसे मालूम पड़ेगा, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, डीएनए और प्रोटीन के ऊपर उन्होंने लेबलिंग लगा दी। वो लेबलिंग क्या थी, जैसे टैग लगाते हैं ना हम, यहाँ पर बिल्ला लगाते हैं, या कुछ शादियों में आजकल पगड़ी लोग पहनते हैं पहचानने के लिए, टैग लगाते हैं। तो वैसा उन्होंने डीएनए के ऊपर और प्रोटीन के ऊपर क्या लगाया, टैग। डीएनए के ऊपर टैग किसकी वजह से लगेगा, फास्फोरस की वजह से। प्रोटीन के ऊपर टैग किसकी वजह से लगेगा, सल्फर की वजह से। फिर वो वायरस जिनको इन्होंने रेडियो एक्टिव फास्फोरस की मौजूदगी में नमू किया, इनमें रेडियो एक्टिव डीएनए था लेकिन रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं था। यानी जिनको उन्होंने सिर्फ फॉस्फेट में ग्रुप किया तो वहां पर रेडियो एक्टिव लेबलिंग किसके ऊपर थी, डीएनए पे, प्रोटीन पे नहीं थी, क्योंकि डीएनए में फास्फोरस मौजूद नहीं होता है। यानी सॉरी, डीएनए में फास्फोरस क्या होता है, मौजूद होता है, लेकिन प्रोटीन में फास्फोरस नहीं होता। इसी तरह वायरस जिनको रेडियो एक्टिव सल्फर में नमू किया था, इनमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन था लेकिन रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं था, क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं होती। तो ये बहुत बेसिक चीज है जो हमको मालूम है कि डीएनए में फॉस्फेट रहता है और प्रोटीन में कौन होता है, सल्फर होता है। ठीक ना। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ये देखिए, ये एक्सपेरिमेंट है।
उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बड़ा काम किया। वो बड़ा काम किया गया, उन्होंने रेडियो एक्टिव फाजेस को इकोलाई बैक्टीरिया से क्या कर दिया, मिला दिया। अब उन्होंने क्या किया, ये जो रेडियो एक्टिव फाजेस थे, यहां पर कौन है 35S, इसको याद रखिए 35S, और क्या है 32P। इसका मतलब 32 पे लेबलिंग कहां पर है, डीएनए पे, और 35S कहां पर है, प्रोटीन पे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लेबलिंग है उसको उन्होंने रेड कलर से बताया, और रेड कलर यहां पर अंदर है। ठीक है, थोड़ा सा बात को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ जो लेबलिंग आपको देखने को मिल रही है, वो लेबलिंग कहाँ देखने को मिल रही है, 32P डीएनए के अंदर है, और 35S ये प्रोटीन है। जो मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, ये प्रोटीन का कोट होता है, और अंदर क्या होता है, डीएनए। तो अंदर जो लेबल है वो क्या है 32P, और बाहर जो लेबल है वो क्या है 35S। अब उन्होंने क्या किए, बैक्टीरिया के साथ उनको मिक्स कर दिए, यानी बैक्टीरिया के साथ उसका क्या करवा रहे हो, इन्फेक्शन। तो जब बैक्टीरिया के साथ इन्फेक्शन होगा तो ये जो बैक्टीरियोफाजेस है, ये बैक्टीरियोफाज और ये बैक्टीरियोफाज, इसको ये क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। तो जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता गया, वायरस के गिलाफ को हिलाने वाले औजार यानी ब्लेंडर से हिलाकर बैक्टीरिया से क्या कर दिया गया, अलहदा। तो जैसे जैसे ये डीएनए अंदर ऐड करते गए, तो उसके बाद क्या किया, ब्लेंडिंग मतलब उनको जोर जोर से हिलाए। हिलाने की वजह से क्या हो गया, ये जो बैक्टीरिया थे उससे वायरस क्या हो गया, अलग। अब वायरस का डीएनए तो इसमें चला गया, तो ये जो वायरस का डीएनए इसमें चला गया, ये वायरस का डीएनए इसमें चला गया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके बाद क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या किया उन्होंने, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब ये होता है कि आप क्या करते हैं, आप कोई भी छोटी चीज को उसके मॉलिक्यूलर वेट की बेसिस पे क्या करते हैं, सेपरेट कर दे। जैसा आपने क्या किया, गिलास में पानी लिया और उसमें मिट्टी डाल दिया, उसको जोर जोर से हिलाया, तो क्या होगा, उस पानी के अंदर जो बड़े बड़े पत्थर रहेंगे वो नीचे बढ़ जाएंगे, जो छोटे रहेंगे वो उसके ऊपर, जो उससे छोटे रहेंगे वो उसके ऊपर, जो और छोटे रहेंगे वो उसके ऊपर। तो जो जितना हल्का होगा वो उतने ऊपर होगा। तो ये क्यों होता है, ये होता है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो कशिश सुखल होती है वो क्या करती है, नीचे खींचती है। तो जिसका ज्यादा वेट होता है वो उतने ही नीचे जाता है, जिसका जितना कम होता है वो उतने ऊपर होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से क्या कर दिया, वायरस और बैक्टीरिया को एक दूसरे से क्या कर दिया, अलहदा कर दिया। अलहदा करना मतलब उनको क्या करना, सेपरेट करना, एक दूसरे से दूर कर देना। तो ये देखिए उन्होंने क्या कर दिया, बैक्टीरिया को और वायरस को दूर कर दिए। अब सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया। सेंट्रीफ्यूगेशन होने के बाद क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन होने के बाद फॉर एग्जांपल ये एक ट्यूब है, ये दूसरी ट्यूब है, ठीक है। इस ट्यूब के अंदर बैक्टीरिया है, इस ट्यूब के अंदर भी बैक्टीरिया है, ठीक। इस ट्यूब के बाहर भी बहुत सारे क्या है, पार्टिकल है। इस ट्यूब के अंदर भी बैक्टीरिया के बाहर बहुत ज्यादा पार्टिकल है। नाउ इस ट्यूब में जो लाइट आ रही है वो यहां से आ रही है, और इस ट्यूब में जो लाइट आ रही है वो यहां से आ रही है, ठीक है। ये कौन है, ये हम ये कह रहे हैं कि ये वाला जो है ये कौन है, ये है बैक्टीरिया, ठीक है। ये वाला जो है ये बैक्टीरिया के अंदर से क्या आ रही है, लाइट। इसका मतलब क्या था कि बैक्टीरिया के अंदर जाता कौन है, बैक्टीरिया के अंदर जो मटेरियल जाता है वो कौन है, डीएनए। और अंदर जो मटेरियल नहीं जाता है वो कौन है, प्रोटीन। इसका मतलब ये हो गया कि अंदर से जो लाइट आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि उसके ऊपर क्या लेबल है, उसके ऊपर लेबल है 32P, और बाहर जो कलर आ रहा है वो क्या था, 35S। इसका मतलब ये हो गया कि जो मटेरियल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा था, या जो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में जो मटेरियल एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में जा रहा था, वो मटेरियल कौन था,
डीएनए। तो इस तरह से इन्होंने पूरे एक्सपेरिमेंट के जरिए इस बात को साबित किया कि डीएनए ही मटेरियल है जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाता है। इस तरह से पहला सवाल हल हुआ कि कौन डीएनए सॉरी कौन जेनेटिक मटेरियल है या कौन तौरीस के लिए जिम्मेदार है। तो तौरीस के लिए जिम्मेदार कौन होता है, डीएनए। ठीक है, तो जिन बैक्टीरिया को रेडियो एक्टिव वाले वायरस से इन्फेक्ट किया गया था वो रेडियो एक्टिव हो गए थे। इससे इशारा ये मिलता है कि डीएनए ही वो मटेरियल है जो वायरस से बैक्टीरिया में क्या होता है, मुंतकिल हुआ है। वो बैक्टीरिया जिनको रेडियो एक्टिव प्रोटीन वाले वायरस से इन्फेक्ट किया गया था वो रेडियो एक्टिव नहीं हुए। इससे ये नतीजा निकला कि वायरस से बैक्टीरिया में प्रोटीन नहीं मुंतकिल होता है। लिहाजा ये मालूम हुआ कि डीएनए ही वो मटेरियल है जो वायरस से क्या होता है, बैक्टीरिया में मुंतकिल होता है। तो इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट के जरिए उन्होंने ये बात को क्या किया, साबित किया कि डीएनए ही है जो कौन सा मटेरियल का रोल प्ले कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल का क्या कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है। ठीक, तो इस तरह से ये 3 एक्सपेरिमेंट है। इन तीनों भी एक्सपेरिमेंट को आपको बहुत अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। ये तीनों भी मटेरियल तीनों भी एक्सपेरिमेंट एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है ना, अजान होने वाली है या अजान हो रही है, तो अजान हो जाए नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ के फिर हम दोबारा लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।